चलिए आपको सीधे ले चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर ग्रुप के साथ मीटिंग करेंगे और साथ ही उसके बाद एसपी और कलेक्टर्स के साथ बात है। बंद हो जाएगा 3 से 6, 6 से 9 जब तक बैठने के लिए बोला था। करते हैं। नमस्कार 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 पूरे उदयपुर डिवीजन बीकानेर डिवीजन के तमाम नेताओं को प्रणाम मुख्यमंत्री जी महोदय। लंबे अरसे बाद में राम राम हो रही है। दादलपुर की तरफ से नमस्कार। दादल सर की तरफ से नमस्कार। पहले हमारे इंग्लिश के मैंने बोला अब वो लाल हो गया था जरा से थोड़ी से 3 सेकंड को हुआ। अच्छा सबसे पहले मैं हमारे यहाँ जो रघु सवारी बैठे हैं हेल्थ मंत्री साहब, बाकी आप सब लोग जो उदयपुर डिवीजन, जोधपुर डिवीजन, बीकानेर डिवीजन के तमाम हमारे साथी जो मंत्री हैं केंद्रीय वो भी हैं और राज्य सरकारी मंत्रीगण वो भी हैं, स्पीकर साहब बैठे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए हैं और इसके अलावा वसुंधरा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री वो लखनऊ से हैं और सतीश पूनिया जी भी हैं और सीपीएम के, बीपीटी के और आरएलपी तमाम जो नेता हैं सबको इन्वॉल्व किया गया है। और मैं चाहूंगा कि हम लोग कम बोले, जो एमएलए साहबान हैं वो अपनी बात कहेंगे तो सरकार को फीडबैक मिलेगा, तो आप लोगों की सहयोग से आगे क्या व्यवस्थाएं करनी है, किस प्रकार लॉकडाउन कब तक रखना है, लॉकडाउन कब उसके बाद में ओपन हो तो किस रूप में हो, किस स्तर से हो, कोई सुझाव आपके हो क्षेत्र के, उसके बारे में संख्या बड़ी है। इसलिए अगर आप लोग सेंसिटिव में बात करेंगे तब जाके अपन अधिकांश लोगों को चांस दे पाएंगे। तो मैं तमाम हमारे केंद्रीय मंत्री गणेश शेखावत साहब का, मेघवाल साहब बैठे हैं और कैलाश चौधरी जी, उनका ही स्वागत करता हूं और आप सबका स्वागत करते हुए मैं संक्षिप्त में अपने नोट पढ़ लेता हूं जिससे कि आपको थोड़ा बैकग्राउंड मालूम पड़ जाए, उसके बाद में अपनी बात कवर करना शुरू करें। विश्व वैश्विक स्तर की कोविड-19 महामारी से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए आप सबके सहयोग से हमने प्रारंभ से ही सभी घटकों को विश्वास में लेकर के सभी पहलों पर विचार करते हुए समावेशी रणनीति बनाई थी। मेरे स्तर पर धर्म गुरुओं से, सर्वदलीय नेताओं से, चिकित्सकों जो रिटायर्ड हो गए उनसे भी, सामाजिक संगठनों के साथ बैठ के आयोजित कर विस्तृत चर्चा के उपरांत प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बना करके उस पर अमल करना शुरू किया था। स्पेशली डॉक्टर का समूह बनाया गया जो समय समय पर तकनीकी राय देते हैं। झुंझुनू तथा भीलवाड़ा में सबसे पहले कोरोना केस मिलने पर हमने कर्फ्यू लगाकर टीमें बनाकर घर घर सर्वे करवाया गया, सार्वजनिक आवागमन बिल्कुल प्रतिबद्ध कर तथा एग्रेसिव टेस्टिंग करते हुए रूटलेस कंटेनमेंट की नीति अपनाई जिससे संक्रमण को नियंत्रण में रखा गया। भीलवाड़ा के इस मॉडल को पूरे देश में सराहा गया। इसी के अनुरूप राजस्थान में लगभग पूरी जनसंख्या के घर घर जाकर सर्वे करवाया गया। तभी जो संदेह मरीजों को लिया गया सैंपल, कुछ सिम्टम दिख रहे थे उनको देखा गया तथा हॉटस्पॉट वाले इलाकों में बड़े स्तर पर टेस्ट किए जा रहे हैं। 25 जिलों में 73 से अधिक स्थान तथा 160 पुलिस थानों क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाकर संक्रमण प्रसार को नियंत्रण किया जा रहा है तथा 48 लाख निवासियों को इन कर्फ्यू क्षेत्र में क्वारंटाइन किया गया है।
राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं के आधारभूत ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है, तो अब तक लगभग 1.5 लाख से अधिक सैंपल की जांच की जा चुकी है, जो देश में सबसे अधिक है। हमारा प्रदेश प्रति 10 लाख जनसंख्या में सबसे अधिक टेस्ट करने वाले राज्यों में सम्मिलित है। प्रदेश के 14 मेडिकल कॉलेज और RUHS, एम्स जोधपुर, डेजर्ट मेडिसिन सेंटर्स जोधपुर को मिलाकर कुल 17 टेस्टिंग सेंटर हमारे यहाँ पर है। आपको मालूम है, पहले टेस्ट करने के लिए पूना और दिल्ली सैंपल भेजने पड़ते थे, और आज मेरे कहते हुए घर है कि हम लोग 11,770 टेस्ट की क्षमता हम लोग बना चुके हैं। पर्याप्त संख्या वेंटिलेटर, ICU बेड उपलब्ध है, और सबसे अच्छी बात यह कि वेंटिलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ रही है इक्का दुक्का छोड़ के केस को। इसके अतिरिक्त JNU मेडिकल कॉलेज जयपुर, गीतांजलि उदयपुर भी शीघ्र टेस्टिंग क्षमता हासिल कर लेगी। महात्मा गांधी में टेस्टिंग फैसिलिटीज पहले ही ICMR ने परमिशन दे दी है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं के स्तर पर जांच कराना चाहे तो BL लाल को टेस्टिंग के लिए अधिकृत किया गया है। और आपको मालूम है, पहले शुरू में कुछ पेंडिंग हो गई थी, तो हम लोगों ने 4,000 सैंपल एक साथ भेजे दिल्ली, जिससे कि वहां पर समय पर टेस्टिंग हो जाए। हम सब जानते हैं कि अगर एक भी पॉजिटिव केस टाइम पे टेस्टिंग नहीं होती है और वो इधर उधर फिरते रहते हैं, तो कईयों को संक्रमित कर देते हैं। तो जरूरी है, जितना टेस्टिंग करना जरूरी है उतना ही जरूरी है टाइमली उसको टेस्ट का परिणाम आए, और जो परिणाम है उसके अकॉर्डिंग टू आगे कार्रवाई की जा सके। आगे भी हमारा प्रयास है कि हम इसको कैपेसिटी बढ़ाते जाए। पता नहीं ये कोविड-19 किस दिशा में आगे बढ़ेगा, कोई नहीं कह सकता। ना प्रधानमंत्री जी कह पा रहे हैं, ना हम लोग कह पा रहे हैं। इसलिए हमें राजस्थान में हमने तय किया है कि किस प्रकार हम लोग सब मिलकर के इसका मुकाबला करें और कोरोना की जंग में हम लोग विजय प्राप्त करें। उसी रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ाया जा रहा है। MLA फंड को भी 2 साल के लिए जो MP फंड था, दिल्ली में केंद्र सरकार ने उसको समाप्त कर दिया, परंतु हमने देखा कि उचित होगा कि MLA साहबान अपने क्षेत्र में वो मजबूती से इसको काम में लेवें, जिससे कि अपने क्षेत्र में मेडिकल सुविधाओं को, चाहे वो सब सेंटर हो, चाहे PSC हो, CHC हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, MLA के ऊपर रहेगा, MLA साहबान के ऊपर रहेगा वो किस प्रकार से उसको अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के लिए काम में ले रहे हैं। इस रूप में हमने सब योजना बनाई है। और अभी जो माइग्रेंट है उसको लेकर भी हमारे सामने कई तरह की चैलेंजेस है। अभी मैं आपसे शेयर करूंगा उसको भी। क्वारंटाइन सेंटर हेतु पर्याप्त बजट आवंटन कर व्यवस्थाओं की निगरानी प्रशासन 24/7 की जा रही है। राज्य में कोरोना से मृत्यु दर 2.9 है, जबकि देश में 3.3% है। मरीजों के ठीक होने की दर लगभग 55.43% है, जबकि देश में 29.97% है। केस जो पॉजिटिव आते हैं उनकी दर 2.3% है, जबकि देश में 3.92% है। प्रदेश में मरीजों के दुगना होने का समय राष्ट्रीय औसत 12 दिवस के विरुद्ध हमारे यहाँ पर 18 दिवस है। 18 दिन यहाँ पर डबल होते हैं। कोरोना वॉरियर्स यदि ड्यूटी पर रहते हुए संक्रमण की वजह से असामयिक मृत्यु होती है तो 50 लाख रुपए की सहायता स्टेट गवर्नमेंट देगी, हमने फैसला किया है। चिकित्सक तथा सहयोगी चिकित्सा कर्मियों की अधिवार्षिक आयु जो मई से अगस्त 20 तक पूर्ण हो रही थी, उसे बढ़ाकर सितंबर 20 तक किया गया है। 25 करोड़ रुपए के प्रावधान से चिकित्सकों तथा सहयोगी चिकित्सा कर्मियों को उत्साहवर्धन हेतु इंसेंटिव प्रदान किए गए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण आम रोगियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए प्रदेश भर में लगभग 430 OPD मोबाइल वैन के माध्यम से गांव कस्बे तक पहुंचकर मरीजों को सामान्य बीमारियों का उपचार
तथा गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। हमारे संकल्प है सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत कि प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोए। इसके लिए सभी जरूरतमंदों को रसद सामग्री भोजन बिना किसी भेदभाव का अतिरिक्त वितरित किया जा रहा है। तो प्रत्येक पटवार गृह एवं ग्राम पंचायत पर सूखे राशन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि आवश्यकता होने पर तुरंत जरूरतमंद को राशन दिया जा सके। इस सरकार द्वारा लगभग 78 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को 2 माह का अग्रिम भुगतान किया गया है। 33 लाख श्रमिक रिक्शा चालक निराश्रित आदि जिन्हें किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें 2,500 रुपए की सहायता NFHA के लाभार्थियों को 3 माह तक मुफ्त 10 किलो गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 54 लाख खाद्य सुरक्षा अलाभान्वित पात्र परिवारों हेतु राज्य सरकार अपने खर्चे पर 21 रुपए प्रति किलो के हिसाब से FCI बाजार मूल्य पर गेहूं खरीदकर प्रति परिवार 10 किलो गेहूं उपलब्ध करा रही है। किसानों हेतु किए गए उपाय में हमने किसानों को अपने निवास के निकट फसल बेचने हेतु 500 ग्राम सेवा सहकारी समिति क्रय विक्रय समिति तथा 1500 फूड प्रोसेसिंग इकाइयों एवं वेयर हाउस को गौण मंडी घोषित कर खरीद केंद्र बनाए हैं। फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को किसान से सीधी खरीद का लाइसेंस प्रदान कर किसानों को राहत प्रदान की है। किसानों को संबल देने के लिए कृषि उपभोक्ताओं के लिए मार्च में जारी बिल तथा अप्रैल और मई में जारी होने वाले बिलों का भुगतान भी स्थगित किया गया है। 13 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ब्याज एवं मंडी शुल्क योजना के तहत राशि जमा कराने की तिथि 30 जून तक बढ़ाई गई है। प्रदेश में 16 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले खरीफ फसली ऋण के तहत किसानों को 25% ऋण बढ़ाकर दिया जाएगा। इससे खरीफ 2020 में करीब 8,000 करोड़ का ऋण वितरित होगा जिससे प्रदेश के 20 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। ब्याज मुक्त। राज्य सरकार किसानों की परेशानी देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अगले 1 माह में 700 करोड़ रुपए का भुगतान और करेगी जिससे किसानों को लंबित क्लेम के भुगतान मिल सकेगा। मार्च अप्रैल के पानी के बिलों को स्थगित किया गया है। बिजली लॉकडाउन के समय और अप्रैल माह का बिल स्थगित। MSME इकाइयों के लगभग 1.68 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। नॉन रेजिडेंशियल कनेक्शंस मॉल दुकान इत्यादि फिक्स चार्जेस को डेफर किया गया है। उचित मूल्य दुकानदारों को खाद्य सामग्री साथ ही स्वच्छता उत्पादों की बिक्री के लिए किया गया। अधिकृत बढ़ती गर्मी के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जलदाय तथा जल संसाधन विभाग से समीक्षा बैठक के पश्चात मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि पेयजल व्यवस्था हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए गए। परसों हमने इसकी वीसी की है तथा इस हेतु संसाधनों की कोई कमी नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अन्य विभागों के साथ बैठक की जा रही है। लॉकडाउन 3.0 में हमने भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप उद्योग फैक्ट्रियों इत्यादि पुनः प्रारंभ करवाई है। इस हेतु हमने सभी व्यापारी वर्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्ता कर सुझाव समस्याओं आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। प्रवासी छात्र मजदूरों हेतु प्रयास किए गए। राजस्थान में निवास कर रहे अन्य राज्यों के तथा अन्य राज्यों में निवास कर रहे प्रदेश के छात्र मजदूर लघु उद्यमी आदि वर्ग को भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप राज्य से बाहर भेजा जा रहा है तथा अन्य राज्यों से राजस्थान में प्रवेश दिया जा रहा है। आप देखा होगा इसको लेकर बड़ा इश्यू बना क्योंकि करीब 19,20,000 लोगों ने रजिस्टर करवाया है आने जाने के लिए। उसमें 70% लोग हैं आने के लिए, मतलब करीब 12 लाख से अधिक हो गए आने के लिए और जाने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि एक साथ में उनका आना संभव नहीं है। जो ट्रेनें दी है भारत सरकार ने 5 ट्रेन दी थी पर डे। एक ट्रेन में सिर्फ 1,200 लोग बैठ सकते हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। इस प्रकार से स्थिति बनी है। अगर आप ट्रेन से लाए तो 6-8 महीने लगेंगे। हमने सबको रिक्वेस्ट करी है कि भारत सरकार की गाइडलाइन है कि जो लोग फंस गए हैं अचानक लॉकडाउन होने से, क्या वो धार्मिक यात्रा में गए हों, चाहे वो व्यापार के लिए गए हों, चाहे वो टूरिज्म के लिए गए हों,
अचानक कोई काम से गए और वहां फंस गए हो वो, और मजदूर जो रास्ते में कैंपों में हैं उनको लाने के लिए भारत सरकार ने छूट दी ट्रेनों से। और इसमें शर्त यह है कि राज्य सरकारें आपस में एग्री करेगी तभी आदान प्रदान हो सकेगा। इसलिए इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, आप लोग देख रहे होंगे अखबार के अंदर भी। और दूसरा मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, कुछ 50-60 हजार लोग जब आने लगे उसमें बिना कोई इतला के सीधे आ गए और वो सीधे अपने गांव में जा रहे हैं। आप जानते हैं कि कोई हॉट स्पॉट बने हुए कई मुल्क के अंदर, कई राज्यों के अंदर, जैसे बम्बई भी, सूरत भी, अहमदाबाद भी है, और भी राज्यों में दक्षिण के अंदर है। तो अगर इस प्रकार लोग बगैर परमिशन के आएंगे और गांव में जाएंगे तो आने वाले वक्त में जो गांव में आज हम बचे हुए हैं कोरोना से, उस पर फैलने में वक्त नहीं लगेगा। और यही कारण है कि हमने कुछ बंदिश लगाई है। हमने सबको रिक्वेस्ट किया है पहले उनको आने दें जो लोग फंसे हुए हैं, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है और जिसके कारण से ट्रेनों की बात, हमारी मांग को स्वीकार भारत सरकार ने किया है। सर जो है दोनों राज्य सरकारें उसके लिए एग्री करें। चीफ सेक्रेटरी स्तर पर रोज बात होती है, जो जो राज्य सरकार एग्री करती जा रही है वहाँ हम लोग भेज भी रहे हैं, वहाँ से बुला भी रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या उनकी है जो लोग वहाँ रहते हैं पहले से ही। हमने कहा पहले आप धैर्य रखें, आपका वहाँ रेजिडेंट भी है, रहते भी हैं, परिवार भी है, और ये आएंगे तो 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा आपको। तो पहले उनको आने दें जो कि फंसे हुए लोग हैं वहाँ पर, और उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई सील नहीं की गई सीमाओं को। सील करने का हमने मैसेज दिया था जिससे कि बाकी लोग समझ जाएं कि बिना परमिशन के रवाना हो गए तो हमें तकलीफ आगे आ सकती है, जिससे कि जो जेन्युइन लोग हैं उनको आने में सुविधा रहे। इस रूप में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन जो बनाए गए हैं भारत सरकार ने, उनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल जो भारत सरकार और राज्य सरकार है देश के अंदर मिलकर काम कर रही है। तमाम विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी पार्टी की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने विश्वास दिलाया है प्राइम मिनिस्टर को लिख करके, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। तो ये कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, कोई पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, कोई पार्टी हो, ये तमाम पार्टियां मिलकर के पूरे देश में एकजुट है। पूरे देश के तमाम जाति धर्म के लोग हम सब मिलकर कोरोना का मुकाबला करेंगे, तभी ये विजय संभव है कोरोना की। मुझे यकीन है कि जो माहौल देश में बना है, तमाम एक्सपर्ट अपनी राय दे रहे हैं, लेखक लिख रहे हैं, पहली बार ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है पक्ष विपक्ष का। मैं उम्मीद करता हूँ उसी भावना के साथ में, और जो सुझाव आते हैं, चाहे कोई पार्टी दे केंद्र सरकार को, उनको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, और चाहे हमें कोई दे अन्य पार्टियां सुझाव, हम उनको अदरवाइज नहीं लेते हैं। हम चाहते हैं हमें फीडबैक मिला है, उसके हिसाब से हम उनको नोट करके कार्रवाई करना चाहते हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार शुरुआत मैंने करी थी, सबको साथ लेके हम लोग बैठे और सबकी राय से हम लोगों ने बाद में लॉकडाउन किया। धर्मगुरुओं को कहा तो मुझे खुशी की बात की है कि उन्होंने, हमने कहा आप पूजा पाठ करना हो, इबादत करनी हो, प्रे करनी हो, भजन कीर्तन करने हो गुरुद्वारे में, आप खुद करें अंदर, और अपने फॉलोअर्स को कहें वो घरों में रहें। लॉकडाउन बहुत कामयाब रहा, उसकी भी एक सीमा होती है। आप लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, आपको मालूम है कि क्या स्थिति बनी होगी गाँव के अंदर, घरों के अंदर, कच्ची बस्तियों के अंदर कैसे लोग रहते होंगे, छोटे छोटे कमरों के अंदर, बड़े बंगले होते नहीं हैं, तो कैसे टाइम बिताते होंगे। पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इसके बगैर आप इसका जंग जीत नहीं पाएंगे। हम सब जो है किस प्रकार मैसेज देने में कामयाब रहें, वो में प्रयास करना है। आज वीसी के अंदर हमारे तमाम मंत्रिमंडल के साथी बैठे हुए हैं और डिप्टी सीएम साहब बैठे हुए हैं अपने निवास पर, मंत्री लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। आप सबकी बातें वो सुनेंगे और उसके अकॉर्डिंग टू अपने विभाग के अंदर वो क्या कर सकते हैं, उस पर आशा नहीं रहेगी कि आप लोग क्या सुझाव देते हैं, क्या फीडबैक देते हैं,
तो हमारी गवर्नमेंट को भी आपके सुझाव के आधार पर काम करने में आसानी रहेगी। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और मैं शुरू करता हूँ उदयपुर डिवीजन से। और हमारे पहले स्पीकर साहब बैठे हुए हैं, उनको मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात कह के अपनी बात शुरू करें। सीपी जोशी साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी और उपस्थित सभी साथीगण, मैं मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बीसी के माध्यम से सबसे इंटरेक्ट करने का जो अवसर दिया उसके लिए